इक्लिप्स क्या है, इक्लिप्स का यूज़ करके बना हुआ है, तो हमें स्प्रिंग बूट पे काम करना है तो रिपीटेड पहले स्प्रिंग बूट यूज़ करें, फिर पहले इक्लिप्स यूज़ करें, फिर मार्केट प्लेस से स्प्रिंग बूट डाउनलोड करके ऐड करें। इससे अच्छा हमने ना स्प्रिंग टूल सूट ही यूज़ कर लिया है, जो कि इक्लिप्स की एक्चुअली इक्लिप्स ही है ये। ठीक है, बस इसको कस्टमाइज़ कर दिया इक्लिप्स को स्प्रिंग बूट के लिए स्पेशली। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे आपको दिखता है पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट एक्टिवेट है, यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी है इन दोनों में। ठीक है, आपको दिखता है प्रोजेक्ट्स। ओके, यहाँ पे टॉप बार पे ये शॉर्टकट बटन्स है, ये जावा कोड रन करने के लिए, डिबगर रन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए, न्यू पैकेजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम कोई कोड रन करते हैं तो इस पोर्शन में हमें, यहाँ के पोर्शन में वो दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है, और अगर कुछ कोड्स में एरर वगैरह आया है तो इस ये जो प्रॉब्लम नाम का टैब है, यहाँ पे वो पूरी लिस्टिंग आती है कि आपके कोड में कोई एरर है या फिर कोई वार्निंग है, जो भी आपके इस पार्ट में डिस्प्ले होता है। समझे यहाँ पे? अब यस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले स्प्रिंग बूट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम लोग सब कुछ प्रोजेक्ट ये बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल के बाद न्यू। ठीक है, स्टेप देखते जाओ, प्रोजेक्ट के फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट किया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज करो बैच 2025 ऑनलाइन। ओके, ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे ये बैच ऑनलाइन, और यहाँ पे जो तुमने कल जावा इंस्टॉल किया था, अभी कल तुमने इंस्टॉल किया था ओपन जेडीके 21 इंस्टॉल किया था, करेक्ट? यस। तो 21 इंस्टॉल किया था, तुम्हारे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 21 आएगा, और यहाँ पे हम लोग 17 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मेरे मेरे लैपटॉप में 17 है तो 17 यूज़ कर रहे हैं, ओके। 17 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे नोटिस करना आप लोगों के इसमें ना, ये क्रिएट मॉड्यूल इन्फो जावा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना ओपन होगा, ये चेक बॉक्स होगा। आपने ये स्क्रीन ओपन किया है? हाँ। तो यहाँ यस सर, किया। किया है ना, तो यहाँ पे देखो बैच ऑनलाइन, बैच 25 ऑनलाइन प्रोजेक्ट का नाम दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट जावा सेलेक्ट होगा जो आपने इंस्टॉल किया था कल, और यहाँ पे ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा, इसको अनचेक कर देना। ठीक है, जब जैसे ही आपने फिनिश बटन प्रेस किया, आपको यहाँ पे साइड में बैच 25 ऑनलाइन दिखने लगा, दिखा? हेलो? सर अनचेक कहाँ से करना था? और नीचे आया था ना, एक सेकंड दिखाता हूँ। अगर वो चेक होगा तो अनचेक करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो, ये क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, हाँ। इसको अनचेक कर देना अगर चेक होगा तो। अच्छा, एक मिनट सर। हाँ, क्रिएट, हाँ। चेक था ना बाय डिफ़ॉल्ट? नहीं ना। कर दिया अनचेक। हाँ, उसके बाद फिनिश बटन प्रेस करना। हो गया सर। हो गया। अब देखो यहाँ हाँ। पे, जैसे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ना एसआरसी नाम का फोल्डर जनरेट हुआ है। ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे एरो बटन है, एरो बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसआरसी बटन दिखेगा, एसआरसी हाँ। फोल्डर दिखेगा। इस एसआरसी हाँ। फोल्डर के अंदर ना हम डायरेक्टली ना क्या करेंगे, अभी के लिए हम डायरेक्टली क्लास बनाएंगे। ठीक है, सोर्स बटन पे राइट क्लिक किया, फिर न्यू, उसके बाद यहाँ पे क्लास, क्लास बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग क्लास का नाम देंगे। ठीक है,
अब क्लास क्रिएट करने के बाद है ना, यहाँ पे उसका क्लास का नाम दो, और नाम है ना हमेशा जो फर्स्ट लेटर है ना क्लास का, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, मैंने अभी के लिए मेन दे दिया है। ठीक है, मेन, बाकी के ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे, इसको रहने दो अभी के लिए, डिटेल में देखेंगे सारे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, अभी के लिए मेन फंक्शन क्रिएट करो, मेन क्लास क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पे मेन लिखा, उसके बाद जैसे फिनिश बटन प्रेस किया तो देखो यहाँ पे ना एक क्लास जनरेट होके आ गया, मेन, दिख रहा है? हाँ ठीक है, हाँ। यहाँ पे हमारा मेन क्लास जनरेट हुआ। अब देखना इसको पब्लिक क्लास और मेन, ठीक है, इसी तरीके से ना हम लोग क्लास को डिक्लेयर करेंगे हमेशा, क्लास जब भी क्रिएट होगा ये। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो हमारे क्लास का नाम है ना वही हमारे फाइल का नाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि फाइल का नाम कुछ और क्लास का नाम कुछ और दे देंगे, समझे? हाँ जो हमेशा हमेशा याद रखना, जो क्लास का नाम होगा वही हमारे फाइल का नाम होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट रन करना है तो हमेशा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ना एक मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि प्रोजेक्ट का है ना जो कोड का एंट्री पॉइंट होता है। हर कोडिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन की एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से कोड एग्जीक्यूट होता है, जो हमारे कोड को पता चलता है कि ये इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद है ना सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जावा के अंदर उस फंक्शन को कहते हैं मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, और उसके बाद स्ट्रिंग हमेशा एरे की तरह लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अर्क्स। ठीक है, अर्क्स लिखा, और अब इसको कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर देंगे। समझे यहाँ तक? ठीक है ना? तो ये कर्ली ब्रेसेस को ऑन, ये ओपन एंड क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, सपोज करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हमने यहाँ पे। अब जैसे इस कोड को अब यहाँ पे लिखा, ये हमारा मेन फंक्शन जनरेट हो गया। ओके, और यही मेन फंक्शन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे कोड को रन होने का। हर कोडिंग लैंग्वेजेस में, या फिर जब भी ना एक एंट्री पॉइंट होता है, और वो एंट्री पॉइंट होता है हमारा मेन फंक्शन। ओके, तो हमारे जावा के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ से वो एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यही होगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ये एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। अभी के लिए देखो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा, और उसके बाद इसके बीच में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन क्लोज किया, इसके बीच में हमें जो कुछ भी लिखना सब कुछ इसके बीच में आएगा और कहीं नहीं आएगा। ओके, समझा? यहीं इसके अंदर यहीं से एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने इसका नाम बदल के कुछ और भी रख दिया, सपोज होम रख दिया ना, तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके लिए ना इसको हमेशा एक मेन फंक्शन कंपलसरी है। ठीक है, अब इसको रन करना है, तो रन कैसे होगा? यहाँ पे राइट क्लिक किया, नीचे देखो यहाँ पे रन एज आ रहा है, रन एज आ रहा है, और यहाँ पे देखो जावा एप्लीकेशन। ओके, इसको जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो देखो कंसोल के अंदर आउटपुट प्रिंट होके आया हमारा। समझा यहाँ तक कि बेसिक स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं? यस सर। ओके, तो हमेशा ये जो कोड है ना, ये तो रट लेना, ये फंक्शन कैसे बनता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ना, इंटरव्यू में वो जाते हैं, उनको कोड आता है, कोड पूरा लिख देते हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन ही भूल जाते हैं कि मेन फंक्शन लिखा ही नहीं, और वो फिर ऐसा सर पकड़ते कि मतलब
इंटरव्यू में मतलब कि कोड रन क्यों नहीं हो रहा हमारा, सब कुछ तो सही है, एल्गोरिदम सही है, इनपुट आउटपुट सही है, सब सही है, लेकिन कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मेन फंक्शन लिखना भूल जाते हैं। समझा? तो हम्म। इसको सीधा रट लेना कि जब भी हमारा कोड रन करना होगा ना, हम अलग से कितने भी फंक्शन बनाए, लेकिन हमारा जो कोड रन होगा वो हमेशा इसी फंक्शन से होगा। ठीक है? यस सर। ओके, तो यहाँ तक कोड समझा कि कैसे रन होगा। यस। अभी ना हम लोग बेसिक पहले सिंबल्स देख लेते हैं इसके अंदर। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ना बेसिक पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, एक्सेल में देखते हैं। चलो, मैं वैसे ये शेयर भी कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे है सिंबल्स, यहाँ पे उनका नाम, ठीक है, और उनके यूजेस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला सिंबल है वो है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, क्या है? इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ओके, ब्रेसेस, और क्योंकि वो कर्ली है इसलिए कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, दोनों बोलते हैं। इसका जो यूज़ होता है ना, ये हमेशा ब्लॉक क्रिएट करने के लिए होता है। ब्लॉक इन द सेंस क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोड को रन किया, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने जैसे क्लास फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पे ना हमने उसको एक ब्लॉक क्रिएट किया, जिस ब्लॉक के अंदर है ना हमारा फंक्शन आया है। ठीक है, उसी तरीके से हमने जब मेन फंक्शन बनाया तो उस मेन फंक्शन के लिए एक ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक है, तो जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो सब कुछ ना इसके अंदर ही आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, कर्ली ब्रेसेस के बाहर नहीं। मतलब ये ब्लॉक डिसाइड करता है कि इस जो कोड हमने लिखा हुआ है, जो भी लाइन, वो जिस ब्रेसेस के अंदर रहेगा ना वो उस कोड का पार्ट रहेगा, उसके आउटसाइड में वो वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, या यहाँ पे मैं अगर कोई भी इंटीजर i इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर देता हूँ, तो वो इस फंक्शन के अंदर ही रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे वो i प्रिंट i लेगा ही नहीं, वो यहाँ पे i को सीधा एरर फायर कर देगा। देखो मैंने यहाँ पे i अगेन लिखा, i को एरर फायर कर दिया। समझे? तो जिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ना वो उसी ब्लॉक के अंदर चलेगा, उसके बाहर नहीं चलेगा। इसी तरीके से ये मेन फंक्शन जो है वो मेन क्लास का पार्ट है। समझा यहाँ पे? यस सर। उसके बाद ये ब्लॉक बनाने के लिए होता है। उसके बाद आता है हमारा पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का यूज क्या होता है? स्पेलिंग क्या है इसकी? गलत हुआ? ठीक है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का यूज क्या है? पैरेंथेसिस का यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए। सपोज जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर पास हो रहा है, ओके, इसके अंदर जो भी पैरामीटर पास हो रहा है फंक्शन के अंदर, वो आर्ग्यूमेंट लेने के लिए, जहां पे भी तुमको पैरेंथेसिस दिखेगा ना, ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, जिस भी कीवर्ड के आगे, जैसे प्रिंट के आगे बना हुआ है, मेन के आगे बना हुआ है, वो समझ जाना कि वो मेथड या फंक्शन है वो। ठीक है, जावा के अंदर हर फंक्शन मेथड होता है क्योंकि वो क्लास के अंदर होता है। क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसको मेथड बोलते हैं। अभी याद रखो इतना, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली और डिटेल में आएगा, जब और डीप जाएंगे हम लोग उस वक्त आएगा। अभी के लिए याद रखो कि ये फंक्शन है, फंक्शन के साथ में जब भी ये पैरेंथेसिस हमेशा लगा रहेगा, कहीं भी कोड में कहीं पर भी तुम यूज करो, हर जगह पे तुमको ये पैरेंथेसिस दिखेगा। यहाँ पे प्रिंट एलन है, उसके लिए भी पैरेंथेसिस दिखेगा। ओके, अब उसके बाद पैरेंथेसिस किसके लिए? फंक्शंस के लिए। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होता है? स्क्वायर ब्रैकेट होता है एरेस और लिस्ट के लिए, जहां पे सॉरी इसको बोलते हैं ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? ब्रैकेट का यूज होता है, ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है एरे और लिस्ट के लिए। मतलब जहां पे हमें मल्टीपल डेटा स्टोर करने होंगे, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं?
एरेज यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेमीकॉलन। सेमीकॉलन इसको बोलेंगे एंड ऑफ लाइन, ठीक है। सेमीकॉलन, सेमीकॉलन किसके लिए होता है? एंड ऑफ लाइन, ठीक है। जब भी हम कोड के अंदर कोई लाइन लिखेंगे, जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा इंटीजर i इक्वल टू 10, इस लाइन को हम एंड किस पे करते हैं? सेमीकॉलन पे। इसी तरीके से यहाँ सिस्टम आउट प्रिंट ln हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको भी हमने एंड किससे किया है? सेमीकॉलन से। अगर सपोज करो मैंने सेमीकॉलन हटा दिया तो तुरंत एरर फायर करेगा, क्योंकि वो उसको ना एज अ ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट ही समझेगा, ठीक है। तो हमको अगर कोड को बताना है कि मतलब यहाँ पे ये मेरा कोड की लाइन खत्म हो चुकी है, कोड की लाइन मतलब ये एक फंक्शन या डिक्लेरेशन या जो भी है हमारा अब खत्म हो चुका है, कॉल खत्म हो चुका है, डिक्लेरेशन असाइनमेंट जो भी है लाइन खत्म हो चुकी है। जैसे यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू 10, अब मेरा ये डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे i को मैंने 10 असाइन कर दिया, तो अब लाइन खत्म हो गई तो हमने सेमीकॉलन लगा दिया। ये कंपलसरी है, इसके बिना कोड में जावा के अंदर एरर फायर कर देगा, ओके। इसके बाद है सिंगल कोट, ठीक है। सिंगल कोट, सिंगल कोट का यूज किसके लिए होता है? कैरेक्टर्स के लिए। जब भी हमें कोड में सपोज करो अभी यहां पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं देखो इसको सिंगल कैरेक्टर लगा देता हूं ना, तो इसने तुरंत एरर फायर कर दिया सिंगल कोट्स लगाने के बाद। क्यों? क्योंकि सिंगल कोट्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर की है। जैसे मैंने सब हटा दिया, देखो बाकी के कैरेक्टर्स हटा दिए, यहाँ पे सिर्फ h रखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन h के बाद अगर मैं एक भी एक्स्ट्रा लगाता हूँ, कैरेक्टर ऐड करता हूँ, ये क्या कर रहा है? हमको तुरंत क्या कर दे रहा है? एरर थ्रो कर दे रहा है, ठीक है। कैरेक्टर्स के लिए जब भी हमें सिंगल कैरेक्टर, वो चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो, सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो क्या लिखना होगा हमें? सिंगल कोट्स, समझा? अब डबल कोट्स, यहां पे आता है हमारा डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स किस लिए यूज होते हैं? स्ट्रिंग के लिए। जहां पे जैसे कैरेक्टर हमें, अगर हमें जो सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना है, सी लिख दिया, ठीक है, यहां पे सी लिख दिया मैंने, ओके। सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना हुआ तो सिंगल कोट। लेकिन अगर मेरे पास कैरेक्टर्स एक से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो हेलो वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे h के बाद और ज्यादा कैरेक्टर्स है ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? डबल कोट्स। डबल कोट्स जब भी यूज करेंगे तो वहां पे हम एक या उससे ज्यादा कितना भी यूज कर सकते हैं, समझा? उसके बाद आता है हमारा स्लैश एन। स्लैश एन किसके लिए यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन। जब भी हमें कोड के अंदर यूज करना है स्लैश एन, हम लोग क्या करेंगे? स्लैश एन मतलब कि नेक्स्ट लाइन, वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब हेलो वर्ल्ड में मेरे को हेलो नेक्स्ट लाइन में चाहिए और वर्ल्ड एक लाइन में चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंपली इंटर दूंगा तो भी वो क्या करेगा? देखो मैंने सिंपल इंटर दिया है और इसको मैंने रन किया, देखो अभी भी उसने सिंगल लाइन में प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड को। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों वर्ड है ना सेपरेट लाइन में प्रिंट हो, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा? यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे, बैक स्लैश एन, ठीक है। और बैक स्लैश एन लगाने के बाद मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? हेलो और वर्ल्ड दोनों सेपरेट लाइन में हुआ, यस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे होता ये, इसको नेक्स्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैक स्लैश, क्या कोई ड्रॉप हुआ था? हाँ सर, वो नेटवर्क इशू की वजह से मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। ओके ओके, फिर से रिपीट करो। नहीं सर, वो पता है, स्लैश एन का ही चल रहा था। ठीक है, स्लैश टी, ओके। स्लैश टी किसके लिए? टैप स्पेस के लिए। टैप स्पेस क्या होता है? जो हम लोग टैप बटन देते हैं ना,
प्रेस करते हैं, सपोज करो अगर मुझे इसके अंदर स्पेस देना है, सिंगल स्पेस देना है मैं सिंगल स्पेस दूंगा, मुझे बड़ा स्पेस देना है तो मैं इस तरीके से स्पेस बटन दे के मैं ऐसा सिंगल सिंगल स्पेस देते बैठूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 तरीके के स्पेस बन गए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से ना एक एक स्पेस नहीं देना है, मुझे एक ही बार बड़ा, जो हम लोग ऐसा टैब बटन दबा के देते हैं ना, ये बड़ा स्पेस, मुझे वो स्पेस देना है। तो उस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे /t, देखो /t लिखा, और मैंने जैसे ही इसको रन किया तो देखो यहाँ पे एक ही स्पेस आया लेकिन बड़ा स्पेस आ गया, दिखा, दो स्पेस के इक्वल में एक स्पेस बन गया। तो यहाँ पे जितने भी हमको बड़े स्पेस लगाने होंगे हम यहाँ पे मल्टीपल टी लिखते जाएंगे, वो टैब स्पेस बनते जाएगा। देखो अब और बड़ा बना, दिखा, यस सर। /t हो गया। इसके बाद जो हमें कमेंट देना है, हम हमेशा कमेंट देते हैं, ये होता है /, ठीक है, // का यूज क्यों करते हैं, जब भी हम डबल / यूज करते हैं ना तो इसका यूज होता है कमेंट्स के लिए, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। किसके लिए होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। कमेंट्स क्या होता है, जो कोड के अंदर अगर मुझे कोई चीज लिखना है जो कोड का पार्ट नहीं है, सपोज करो मुझे यहां लिखना है कि दिस इज ट्रेनिंग बाय टेक्सीड, ठीक है, मैंने यहां लिखा। अब ये जो पार्ट है ना ये कोड का पार्ट नहीं है, बराबर, ये मैंने जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, समझा। तो ऐसे जब हमें टेक्स्ट लिखने होते हैं ना कोड के अंदर, एक्चुअली इसको सबसे ज़्यादा यूज इसलिए किया जाता है कि अभी जब हम लोग कोड लिखते हैं, लेंदी बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो कोड ज़रूरी नहीं है ना कि हमने आज कोड लिखा है तो हमें अगली बार 1 महीने बाद भी वो कोड याद रहेगा कि हमने कोड क्या लिखा हुआ है। हम तो हज़ारों कोड लिखते हैं, 1000 लाइन 2000 लाइन के कोड्स आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो याद रखना है कि कौन सा कोड किसके लिए बना हुआ है। तो उसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, कमेंट छोड़ देते हैं। कमेंट छोड़ देते हैं इन द सेंस क्या, कि हम लोग ये कमेंट लिख दिया हमने यहाँ पे, अगली बार जब हम आएंगे ना तो हमें याद रहेगा कि हमने ये कोड किस लिए लिखा था। इसके लिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं कोड में। तो उस कमेंट्स को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल /, ओके। इसी तरीके से अगर देखो अभी ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है, अगर मुझे इसके नीचे लिखना है, ओके, टेक्सीड लोकेटेड इन नासिक, ओके, अगर यही मुझे इस तरीके से लिखना है तो देखो नहीं लिख सकता मैं, क्यों, क्योंकि जो डबल / है ना ये सिर्फ सिंगल लाइन ही अलाउ करता है, ओके। बट अब मुझे ना डबल, अगर, लेकिन कमेंट्स तो मेरे पास मल्टीपल होंगे ना, अगर मैं ये लाइन में ऐसे लिखते जाऊं, यहाँ पे लिखते जाऊं तो ये स्क्रीन बढ़ते ही चला जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे बढ़ते ही चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना ये जो कमेंट्स है ना, कमेंट्स को मुझे डबल लाइन में लिखना है, मल्टी लाइन होना चाहिए। तो मल्टी लाइन के लिए हमारे पास क्या है, /, देन स्टार, फिर बीच में अपना कमेंट लिखेंगे, देन स्टार एंड /, ओके। अभी देखते हैं ये कोड में कैसे होगा। अभी मैं सिंगल कमेंट्स हटा देता हूँ, ठीक है, स्टार लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्टार। अब देखो ये कमेंट लाइन हो गई, मल्टी लाइन का, अब ये कमेंट्स हो गए बीच के। अब मैं उसके अंदर लाइंस लिखता हूँ ना, देखो अभी भी वो कमेंटेड है, समझा, ये उसके अंदर कमेंट हो गया अभी। अब मुझे अगर और लिखना है तो मैं और लिखूँ, जितना मन करे उतना नीचे लाइन बढ़ाते जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, करेक्ट है, यस सर। समझिए यहाँ पे, यस सर। मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। तो इतने जो कैरेक्टर्स है ना, ये सिंबल्स है ना, इसको याद रख लेना, ताकि तुमको ना कभी भी हमेशा जब भी कोड लिखोगे ना तो तुमको ये याद रहेगा कि ये लाइन हमने लिखा किस लिए है,
ओके। यस सर। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद। तो आप लोगों को ना ये पूरा याद होना चाहिए कि जब भी हमने ब्लॉक बनाया, कोई भी एक कोड लिखा, हमने उसका एक ब्लॉक क्रिएट करते पहले, सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास का एक ब्लॉक बनेगा, फंक्शन बनाया, फंक्शन का एक ब्लॉक बनेगा, उसी तरीके से अगर लूप बना रहे हैं, लूप का एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, हर एक का एक ब्लॉक बनेगा। तो जब भी हम लोग ब्लॉक ओपन करेंगे ना, तो ब्लॉक ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें याद रहना चाहिए कि ब्लॉक ओपन हुआ है, फिर उसको क्लोज करना है। जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वहाँ पे पैरेंथेसिस कंपलसरी है। फंक्शन बनाएंगे उसके लिए पैरेंथेसिस कंपलसरी है, ठीक है। एरे लिस्ट लिखेंगे, जब भी हमें एरे या लिस्ट बनाना होगा उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम साइज डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग साइज डिक्लेयर करते हैं, ओके। एरे की साइज या लिस्ट के साइज हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि देखते हैं उसे डिटेल में आगे लेक्चर में। एरे की साइज डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। सेमी कॉलन किसके लिए, कोड एंड होने के लिए, ठीक है। सिंगल कोट है, यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोलन है, ठीक है, ये कोलन है, ये किसके लिए यूज करते हैं मालूम है, ये जब हम फॉर ईच यूज करते हैं ना, उस केसेस में जब हमें इंस्टेड ऑफ कंडीशन हमें डायरेक्टली फॉर लूप यूज करना है ना, उस केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, कोलन यूज करते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल में हर एक का यूज। अभी के लिए ये इतनी चीजें याद रख लेना कि ये जो सिंबल्स है ये किसके लिए यूज होता है, ओके। क्लास ब्लॉक, ओके सर। फंक्शन ब्लॉक, लूप्स, ओके, हर एक के लिए यूज होगा वो। फिर उसके बाद होता है कंडीशंस, कंडीशंस के लिए भी ये ब्लॉक कंपलसरी यूज होगा, समझा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, यहां तक समझा, कोई डाउट है? नो डाउट सर। ओके। अब प्रिंट स्टेटमेंट भी समझा, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? हेलो, यस सर, यस सर। प्रिंट भी समझ गया कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग, हाँ। ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं ना, पहले हम लोग देखते हैं केसेस, ओके, केसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केसेस, क्या केसेस क्या होता है पता है क्या? जो हम लोग ये कोड लिख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ना हमने क्लास को कैपिटल में लिखा है, बराबर, लेकिन यहाँ पे देखो मेन फंक्शन है ना, ये स्मॉल में है, दिखा? हाँ। ओके। यहाँ पे भी देखो फंक्शन है ना, इसमें लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ केसेस, मतलब हर एक चीज़ को ना लिखने का एक तरीका होता है कोडिंग के अंदर। पहले ना हम बेसिक केसेस देख लेते हैं, जावा के अंदर कौन कौन से केसेस किसके लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है ना पास्कल केस, ओके। पास्कल केस मीन इन द सेंस क्या होता है मालूम है क्या? इसी को ना हम लोग बोलते हैं टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है पता है? अगर तुम्हें देखोगे यहाँ पे देखो ये टाइटल दिया है, इस टाइटल का ना हर एक का मतलब इसमें जितने भी वर्ड दिखे ना, स्प्रिंग टूल सूट, हर एक का पहला लेटर कैपिटल है, दिख रहा है? स्प्रिंग टूल सूट, एस कैपिटल है, टी कैपिटल है, सूट का एस कैपिटल है। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये हमेशा यूज होता है क्लासेस के लिए। किसके लिए यूज होता है? क्लासेस के लिए। क्लासेस के लिए यूज होता है। और इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल की देखते हैं इसका क्या होता है। अगर मुझे इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे मुझे अगर यहाँ पे मेन लिखना है, ये हमेशा कैपिटल रहेगा। सपोज करो मेरा कोई ना एक एप्लीकेशन है बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे दो लेटर है, पहला लेटर है
बैंक, ठीक है, पहला वर्ड है बैंक, दूसरा वर्ड है अकाउंट। तो जब हम लोग इसको दूसरा वर्ड लिखेंगे ना बैंक के बाद अकाउंट, तो उसका ए कैपिटल होगा, समझा? पास्कल यस केस सर। में ये हमेशा ना इसी तरीके से लिखेंगे, बी बी कैपिटल, पहले हमेशा जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। ओके, ये हमेशा याद रखना। तो इससे ना तुम्हें कोड आइडेंटिफाई होगा कि हमेशा जब भी तुम कोड लिखोगे ना तो कोड तुमको आइडेंटिफाई होता रहेगा कि अभी जैसे हम लोग लिखते हैं, तो एक तो तुम ये फॉलो करते हुए चलोगे कि इंटरव्यू वगैरह में पूछा उन्होंने कि मतलब पास्कल केस में लिखो, या समटाइम्स बोलते हैं वो कि ये पास्कल केस में लिखो इस तरीके से। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है यूज़र्स को कि मतलब कोड क्या लिखा हुआ है। तो ये केसिंग मेंटेन करके जब चलते हैं ना तो वो कोड ऐसे क्वालिटी कोड बोलते हैं उसको। मतलब वो कोड है ना एकदम साफ सुथरा होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। कल को कोई नया आया, वो देख रहा है डेवलपर उस पर काम करने वाला, तो उसको इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे ही यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या बोला कि पास्कल केस में क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है, क्लास के लिए, ठीक है, क्लास के लिए। तो उसमें क्या होगा, पहला लेटर हमेशा क्या क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल होगा इधर। और अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा सबका। सबका। तो अभी इस कोड में तुमको क्लास दिख रहा है क्या, कहाँ कहाँ पे है क्लास लिखा हुआ है? फर्स्ट पब्लिक क्लास मेन। करेक्ट है, ये मेन हमने क्लास बनाया बराबर। और हाँ, तुमको यहाँ पे क्लास कहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है? बस एक ही है फिर ये नहीं, देखो ये तो ये टाइप से। करेक्ट है, ये हमने जो बनाया वो है, ठीक है। लेकिन ये देखो हाँ। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। हाँ। अगर तुम इस पे होवर करोगे ना देखोगे ये भी एक क्लास है। देखो यहाँ पे लिखा है द स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग, करेक्ट। तुमको ना इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर तुम ये याद रखोगे ना तुमको सीधा आइडेंटिफाई होगा अरे ये तो क्लास है। या फिर अगर तुम भूलते भी हो ना क्लास कैसे कॉल करना है, तो तुमको ये तुरंत सजेस्ट होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम देखोगे ना, सिस्टम का भी एस कैपिटल है। हाँ। सिस्टम क्या है तुम्हारा, क्लास है। देखो क्लास। सिस्टम क्लास एनोटेशन, हम्म। इससे तुमको आइडेंटिफाई होता है कि ये ना क्लास है, हमको ये क्लास कॉल किया है हमने। ओके। समझा हम्म। कि केसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? इसके बाद आता है स्नैक केस, ठीक है। स्नैक केस क्या होता है पता है? स्नैक मतलब क्या? हेलो। नहीं सर, मुझे नहीं पता है। स्नेक मतलब सांप को स्नेक बोलते, तो अच्छा, स्नेक। हाँ। हाँ स्नेक, ठीक है। अब स्नेक की खास बात क्या होती है कि वो ऐसा लंबा होता है, एकदम एक ही लाइन में होता है, बराबर उसकी हम्म। लेंथ होती है। तो इसी तरीके से ना हम लोग जब स्नैक केस बोलते हैं ना, स्नैक केस में क्या होता है, एक तो वो पूरा स्मॉल में रहेगा, पहली चीज़, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है, फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो ये पूरा स्मॉल रहेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें अगर हम लोग ये लिख रहे हैं ना बैंक अकाउंट, तो ये हमेशा स्मॉल में ही लिखा जाएगा, समझा? बैंक अकाउंट, अगर हमें ये सेपरेट करना है, बैंक अलग करना है और अकाउंट अलग करना है, तो हम उसके लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, हम्म। समझा? हम्म। या तो अंडरस्कोर यूज करें या डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये हमेशा ना स्मॉल में ही रहेगा। ओके। ओके, अभी जैसे इस कोड के अंदर तुमको कहीं दिख रहा है स्नैक केस? स्मॉल मेथड पर अंडरस्कोर नहीं है तो भी वो स्नेक केस ही हुआ क्या? करेक्ट, या अगर ऐसे भी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये सब। हाँ करेक्ट, ये सब अपना स्नेक केस है। और कहाँ पे है? वॉइड मेन और फिर बाद में ये प्रिंट। प्रिंट एलन, करेक्ट। देखो हाँ। प्रिंट एलन भी क्या है, ये फंक्शन है, हम्म। ठीक है। प्रिंट्स एज अ स्ट्रिंग टर्मिनेट द लाइन, दिस मेथड्स लिखा है यहाँ पे मेथड, हाँ। ठीक है। फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ होती है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना उसमें।
उसको हम फंक्शन भी बोलते हैं और मेथड्स भी बोलते हैं। एक्चुअली मेथड्स कब बोलते हैं उसको, जब हम क्लास के अंदर लिखते हैं ना तो उसको मेथड्स हम्म। बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है। जब क्लास के आउटसाइड लिखते हैं तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, जावा के अंदर एवरीथिंग मेथड्स ही होता है, क्योंकि हम जावा के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं ना वो क्लास के अंदर ही होता है, क्योंकि जावा के अंदर हर चीज़ क्लास है। समझ गया? यस सर। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट एल एन बी क्या है, अभी देखो ये फंक्शन है ना, मेथड है, ये भी स्मॉल केसेस में लिखा हुआ है। समझा? उसके बाद थर्ड केस आता है कैमल केस। ठीक है, कैमल केस की, कैमल, कैमल पता है ना किसको बोलते हैं? हाँ, उल्टा। हाँ, ऊंट को। ऊंट की खासियत क्या होती है? लंबा होता है। बराबर, लेकिन एक खासियत क्या होती है उसकी, वो पीठ के ऊपर उसके उभरा हुआ होता है। हम्म। करेक्ट। तो हम्म। इस यहाँ पे कैमल केस, उसीलिए इसका नाम है ना कैमल केस है। कैमल केस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए। अब वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल्स में ना, या तो ये अगर सिंगल वर्ड है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था मेन, तो वो मेन है ना, मेन वो स्मॉल में रहेगा। ठीक है, या फिर अगर हम देखो, सपोज करो ये एग्जांपल या बैंक अकाउंट, अगर हम बैंक अकाउंट लिख रहे हैं तो बैंक, अब अकाउंट लिखना है ना तो यहाँ पे ए कैपिटल होगा और फिर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करता, अब यहाँ पे देखो ए कैपिटल में आया, ए कैपिटल में, मिडल वर्ड कैपिटल में आया, मतलब सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आता है, तो वो ये आइडेंटिफाई करता है कि वो जैसे ऊंट के ऊपर नहीं क्या उभरा हुआ होता है, मतलब उसका सेंटर हाँ। पॉइंट बड़ा होता है, इसी तरीके से यहाँ पे वो पीठ के, इसी तरीके से यहाँ पे हम आइडेंटिफाई ये बोलते हैं कि ये है ना कैमल केस है। कैमल केस मतलब ये बड़ा है, लिखा हुआ है ना हम्म। हम्म। ऐसे। समझा अभी? यस सर। इसमें कोई डाउट है? तो जब भी हम नहीं। वेरिएबल्स बनाएंगे ना आगे कोड में, अभी तो यहाँ कोई वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है, जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे ना तो वेरिएबल में हम लोग क्या लिखेंगे? कैमल केस ही यूज करेंगे। ओके, कैमल केस में क्या है, ओके। अगर एक ही वर्ड है तो स्मॉल में रहेगा। जैसे यहाँ पे बैंक लिख देता हूँ, सिर्फ एक ही वर्ड है बैंक, तो ये स्मॉल में रहेगा। लेकिन इसके बाद जितने भी वर्ड ज्वाइन होंगे ना, उनका अकाउंट, ये उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे लिखा मैंने बैंक बैलेंस लिखा। ठीक है, हमेशा उसके बाद जो भी ज्वाइन होगा उसका कैपिटल, ये लेटर कैपिटल है। और जितने बार होगा ना, मतलब सपोज करो अभी मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, फाइंड, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ फाइंड बाय नेम, तो यहाँ पे देखो ये कैमल केस में दिख रहा है, एफ कैपिटल, एफ स्मॉल में, बी कैपिटल है, एन कैपिटल है, दिखा? यस सर। समझ गया? तो यहाँ पे देखो पहला स्मॉल था, लेकिन उसके जितने भी वर्ड ज्वाइंट हुए ना, सबका पहला वर्ड कैपिटल है। ओके, कोई डाउट है अभी यहाँ पे? नो सर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ गया यस सर। कि स्पीड ज़्यादा तेज हो रहा है या स्लो, कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है स्पीड। ठीक है ना? हाँ। ओके, अब देखो यहाँ तक समझ गया ना, केसिंग याद रहेगा अभी? हाँ। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने डेटा टाइप्स के ऊपर। ओके, यहाँ तक ये खत्म, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, डेटा टाइप्स यहाँ देखते हैं हम लोग।
अभी देखो जावा के अंदर है ना कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पता है? डेटा टाइप्स इसके अंदर है ना 2 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव, सेकेंड होता है नॉन समझा? हेलो? यस। हाँ, तो एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर कौन से 2 टाइप्स होते हैं पता है? अब प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? जो ऐसे डेटा टाइप्स ना जो कोर जावा का पार्ट है, ओके। और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जो होते हैं ना, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है उनको प्रिमिटिव वेरिएबल की हेल्प से बनाया गया है, ओके। तो देखते कोर जावा का जो पार्ट है उसमें क्या क्या है? इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टर्स, उसके बाद आता है बुलियंस, ठीक है। यहां पे क्या आएगा एक सेकेंड, और यहां पे आएगा बुलियंस, ठीक है। समझा? इंटीजर का यूज क्यों करते हैं हम लोग? नंबर डिक्लेरेशन के लिए, राउंड नंबर डिक्लेरेशन के लिए। जैसे मेरे को यहां पे अगर डिक्लेयर करना है 10, 10 क्या है? इंटीजर है। इसी तरीके से अगर मेरा नंबर कोई बड़ा है, जैसे फोन नंबर हो गया 9890536639, ठीक है, इस तरीके का लेंदी नंबर स्टोर करना हो तो लॉन्ग यूज करते हैं। इसी तरीके से फ्लोट है, फ्लोट में अगर हमें कोई डेसिमल नंबर यूज करना है, डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? जो कि डॉट में होता है। जैसे कि यहां पे हो गया 15.9, ठीक है। अब यहां पे डॉट है ना, इस 15.9, तो ये डॉट है, इसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा यहाँ पे एक एफ लगाते हैं एंडिंग में। उसी तरीके से डबल है, डबल भी किसके लिए यूज होता है? डेसिमल के लिए, ठीक है। डेसिमल के लिए यहाँ पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं 15.9, लेकिन इसको डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ओके। जो कैरेक्टर है इसका यूज हम लोग करते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए। जैसे यहाँ पे मुझे अगर लिखना है राधिका लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आर लिख सकता हूँ, ओके। सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर। और यहाँ पे कैर लिखेंगे। और बुलियंस का यूज किस लिए होता है? बुलियंस का यूज करके हम लोग या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, ओके। समझे यहाँ पे ये पॉइंट? हेलो? यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। यहाँ पे तो डाउट होना चाहिए, यहाँ पे डाउट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंटीजर में भी नंबर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर में भी मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ 273, एक सेकेंड, कैलकुलेटर मैं यहाँ पे देखो एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं कितना नंबर स्टोर कर सकता हूँ? 2147436648, इतने डिजिट तो नंबर मैं स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पे। 214743
83648। तो हमें लॉन्ग की क्या ज़रूरत है फिर? लॉन्ग में मतलब इंटीजर में जैसे 10 डिजिट नंबर स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग में उससे भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए। नहीं, यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डिजिट है। लेकिन मैं हम्म। यहाँ पे इंटीजर में 10 डिजिट नहीं कर सकता। अभी ये सॉरी, ये 47 ही है यहाँ पे, 47 है। अभी मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर आई इक्वल टू, ठीक है, क्या नंबर है? टू देखो, वन फोर टू सेवन वन एट फोर सेवन फोर एट थ्री 647। सेवन। देखो नंबर स्टोर हुआ यहाँ पे इंटीजर के अंदर, लेकिन यस। जैसे इसको 8 बना दिया, एरर फायर कर दिया इसने। हम्म। क्यों? डिजिट तो अभी भी 10 ही है ना। कुछ वैल्यू होगी इंटीजर के लिए जिसका। यहाँ पे देखो 7 तक चल रहा है, लेकिन अगर निगेटिव में जाओ तो देखो यहाँ पे 8 भी हो गया। लेकिन अगर मैं 9 करता हूँ यहाँ पे, 9 में देखो फिर एरर फायर कर दिया उसने। ऐसा पता है क्यों होता है? आते हैं हम लोग अपने एक्सेल शीट के ऊपर, ठीक है। ये याद रखना, नीचे शीट्स में बने हुए हैं जब भी ये ओपन करोगे। यहाँ पे आता हूँ मैं, डेटा टाइप्स को सेंटर करता हूँ। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से डेटा टाइप्स है? इंटीजर, लॉन्ग, ओके। उसके बाद आता है फ्लोट, एक्चुअली है इसके ऊपर भी, लेकिन हम लोग इतनी देखेंगे, ठीक है। इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। उसके बाद आता है अपना कैर, और उसके बाद आता है बुलियन, ठीक है। अब ना हर एक की जो है ना साइज होती है। क्या होती है? साइज। साइज ना ये किस फॉर्मेट में होती है मालूम है? बिट्स में, बिट या बाइट, जो आपको इजी लगे। मैं बिट में पढ़ा रहा हूँ, आप बाइट में पढ़ना है तो आप कर सकते, बाइट में भी बता देता हूँ, ठीक है। इंटीजर जो है ना, ओके, इंटीजर की जो साइज होती है वो होती है 32 बिट्स। कितनी? 32 या 32 बिट्स, ठीक है। तो इसीलिए अगर इसमें मैक्स नंबर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है ना कि मैक्स नंबर कितना स्टोर होगा, तो क्या करेंगे? 2, ठीक है। इसके बाद रेस टू 32 -1, टोटल नंबर कितना आया? हेलो? 10 10। नहीं नहीं, ये नंबर, ये अमाउंट आया टोटल। हाँ। इतना अमाउंट है ना जो हमारा वेरिएबल है ना वो स्टोर करेगा, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल स्टोर करेगा। लेकिन तुम नोटिस करोगे, मैंने तो बोला था यहाँ पे, बोला था कि यहाँ पे तो 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 ही स्टोर करेगा, बट यहाँ पे तो 4 2 9 4 9 6 7 2 आ गया, समथिंग आ गया बराबर। हम्म। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर इसको डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो देखो तुम्हारा अब नंबर आया एग्जैक्ट वाला, दिखा? दिखा? 2 डिवाइड बाय 2 किया तो आया नंबर। हाँ। लेकिन अब डिवाइड बाय 2 हमने क्यों किया? रीजन बता सकता है कोई? हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया उसको? अच्छा, कोई गेस कर लो कि हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया। Might be 2 digit at 3 and 2. नहीं,
अगर तुमने इस यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने 7 लिखा, बराबर, यस। ठीक है। लेकिन तुम नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे निगेटिव में 48 लिखा था और ये इस तरीके से लिखा था, निगेटिव लिखा था, हाँ बराबर। अगर मैं हाँ ये नंबर उठाऊं, ओके, ये नंबर देखो, निगेटिव वाला जो नंबर है वो यही नंबर है, दिख रहा है। हाँ हाँ और एक था पॉजिटिव नंबर यहाँ पे, ये पॉजिटिव डिजिट थे, पॉजिटिव की लिमिट थी, अगर 8 किया तो एरर आ जाता है, पॉजिटिव लिमिट थी, बराबर। अगर मैं हाँ इसको यहाँ पे करूं, सपोज, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, अब देखो सीन क्या होगा, गेम कैसे, अब देखो तुमको समझेगा। अगर मैं ये दोनों को सम कर दूँ, आ गया नंबर सेम, दोनों नंबर हाँ आया। तो हाँ ये एक्चुअली डिवाइड बाय 2 हमने क्यों किया इसको, क्योंकि जितना पॉजिटिव लेगा ना उतना वो निगेटिव भी लेगा, समझे। ओके। ये रीजन की वजह से हमने डिवाइड किया उसको। राधिका समझे ये लॉजिक क्या है यहाँ पे। हाँ सर। अगर डाउट है तो पूछो। अच्छा तुम बताओ ये क्यों हुआ, ये इसको मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया। सर उसका जो वैल्यू है वो सेम आने के लिए, किसका सेम, मतलब जो इंटीजर में जो भी वैल्यू हम सेव कर, मतलब जो भी वैल्यू हम देंगे उसका जो सम है वो सेम आने के लिए। नहीं, गलत। अब देखो ग्राफ पे बताता हूँ तुमको, ये है ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। मैंने ना एक ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस है मेरा और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। ये होता है मेरा 0, ठीक है। अब जो नंबर्स है ना वो एक पॉजिटिव, ना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगा और निगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा, बराबर। अब जो दोनों साइड डायरेक्शन जाएगा ना, अब मेरे पास जो नंबर होते हैं वो या तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, करेक्ट है। मेरे पास प्लस इधर पे +10 भी हो सकता है और यहाँ पे -10 भी हो सकता है ना। दोनों में से तो कोई भी नंबर आ सकता है मेरे कैलकुलेशन में जब भी मैं कोड लिखूंगा, करेक्ट। तो इसके लिए ना अब इंटीजर कितना डेटा स्टोर करता है, 32 बिट, 32 बिट स्टोर करता है। मींस कितने बाइट स्टोर करता है वो, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, 4 बाइट स्टोर करता है, करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे इस ग्राफ के ऊपर ना वो पूरे डेटा को ना मेंटेन करके चलना है, समझा। वो पूरे डेटा जो है ना मेरे, मतलब जो या तो पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, मैं मेरे सिस्टम को बार बार कोड में नहीं बोल सकता कि यहाँ पे पॉजिटिव आए यहाँ पे निगेटिव आया, ठीक है। वहाँ पे वो डेटा आएगा, वो स्टोर कर लेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया मालूम है, इस तरफ ना हाफ को डिवाइड कर दिया और इस तरफ हाफ को डिवाइड कर दिया। मतलब जो हमारा 4 आया था यहाँ पे, देखो ये वाला जो नंबर आया था, ठीक है, इसको डिवाइड करके ना ये पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव नंबर, और ये बता दिया निगेटिव नंबर। मतलब हम ना ये दोनों तरीके की डेटा स्टोर कर सकते हैं हमारे इंटीजर के अंदर। या तो तुम इतना स्टोर कर लो, सॉरी, या तो तुम इतना स्टोर कर लो, दोनों ही चलेगा, समझा। यस सर। पॉजिटिव में तुम इतना स्टोर कर लो, या अगर तुमको निगेटिव करना है तो तुम ये स्टोर कर लो। अभी समझा यहाँ पे। इसी तरीके से जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग 64 बिट लेता है। कितने लेता है, 64 बिट, ओके, मीन्स 8 बाइट। अब सेम जो कैलकुलेशन है ना इसके लिए भी वही चलेगा। तो अब इसको देखो लेंथ कितनी बड़ी हो गई,
हम्म इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, देखो 19 डिजिट आ गया, हाँ रेस टू 9 आ गया, 1.8 इंटू 10⁻⁹। हम्म समझा? इसकी वजह से यहाँ पे देखो, अभी ये नंबर तो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो नहीं रहा है, ठीक है, इतना ये 2 × 10⁻19 आ गया, समझा? इस लिमिट तक वो स्टोर कर सकता है, बाकी तुम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सोच लो कितना वो स्टोर करेगा। ओके, उसके बाद इसी तरीके से फ्लोट भी ना 32 बीटी स्टोर करता है, हम्म समझा? डबल जो है 64 बिट, कैरेक्टर 32 और बुलियन ना 1 बीटी स्टोर करता है, क्योंकि उसको या तो ट्रू करना है नहीं तो फॉल्स करना है, इसमें और कुछ डेटा नहीं आएगा, समझा? ओके हम्म कोई डाउट है अभी यहाँ पे? पूछो। हम्म नहीं सर, डाउट तो नहीं है अभी, वो मतलब प्रैक्टिस करते करते बाकी का समझ जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जावा कर रही हूँ। ओके ओके, हाँ ठीक है। नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो तुम पूछो, फिर मैं बताता हूँ वो तुमको लाइव में हो जाएगा आगे या नहीं होगा ऐसा। ठीक है सर, रहेगा तो मैं पूछती हूँ, अभी तो ठीक है, समझ गया ये। समझ गया ना? ठीक है, फिर हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, ये समझ गया डेटा टाइप्स में, ओके, हाँ सिंबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए। अब यही डेटा टाइप्स को ना हम इसमें प्रैक्टिस में देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया इंटीजर, ओके, इंटीजर बनाया। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, system.out.println, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये प्रिंट हुआ यहाँ पे, हेलो, हाँ सर हाँ हाँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई फ्लोट प्रिंट करना है, लॉन्ग लेना है, अब लॉन्ग को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉन्ग एल, यहाँ पे ना हम लोग कुछ भी नंबर लिखेंगे और उसमें ना कैपिटल एल लगा देंगे एंडिंग में, ठीक है। एक सेकंड, एल लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग को कभी भी लिखने के लिए एंडिंग में उसके एल कंपलसरी है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिखूँ। अब देखो, प्रिंट करने के लिए ना हम लोग ये वेरिएबल का नाम भी लिखेंगे यहाँ पे, तो भी वो प्रिंट करता है वैल्यू, ठीक है। अब मैं रन करूँ, यहाँ पे देखो ये लॉन्ग की वैल्यू प्रिंट किया, यहाँ पे है, देखो प्रिंट करते वक्त उसने एल प्रिंट नहीं किया है, लेकिन हमें ना यहाँ पे कंपलसरी है एल लिखना ही है, ओके, समझा? यस सर। इसी तरीके से लॉन्ग के बाद आता है फ्लोट एफ, ठीक है। फ्लोट लिखेंगे हम लोग 12.5, ओके। देखो 12.5 एफ लिखा तो ये तो एरर दे रहा है, ठीक है, एरर दे रहा है। तो ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको हमने ये जब भी फ्लोट डिक्लेयर किया ना, तो उसका एंड है ना हमेशा एफ से होना चाहिए, ओके। अगर उसको एफ नहीं लिखा ना हमने, तो ये इसको एज अ डबल वैल्यू कंसिडर करता है, इसका डेटा टाइप डबल कंसिडर करता है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ, देखो एफ लिखते से एरर चला गया, एफ मीन्स फ्लोट, ओके। तो यहाँ पे देखो 12.5 प्रिंट किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ डबल लिखता हूँ, डबल डी इक्वल टू 10.99, ओके, देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे मैंने लिखा डी, ओके, प्रिंट किया, देखो 10.99 आ गया, आया। इसी तरीके से अब ये हो गया। अब यहाँ पे आए हम लोग नीचे, और उसके बाद कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है। कैरेक्टर के लिए हम लोग कैर सी लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा आर, ओके, और यहाँ पे लिखा मैंने सी, ठीक है, सी लिखा। यहाँ पे देखो उसने आर प्रिंट किया। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर हमने देखा था कि सिंगल कोट में हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं,
कैरेक्टर मीन्स क्या होता है कि हम एक सिंगल लेटर ही लिखते हैं उसके अंदर। अगर मैंने यहाँ से एक भी लेटर आगे किया तो वो क्या कर देगा, हमें एरर रिटर्न कर देगा। हाँ इसी तरीके से कैरेक्टर के लिए हम डबल कोट्स भी यूज नहीं कर सकते। डबल कोट्स भी लिखा तो देखो एरर फायर करेगा। ओके, डबल्स ये कोट्स है ना, वो एज अ स्ट्रिंग यूज करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, सिंगल कोट। सिंगल कोट। उसके बाद है बुलियन। बुलियन किस लिए यूज होता है, या तो वो ट्रू रहेगा और या तो वो फॉल्स रहेगा। ओके, दोनों में से वो एक ही प्रिंट करेगा, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है यहाँ पे देखो, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे मैंने लिखा बी, ठीक है। अब देखो उसने प्रिंट कर दिया, ट्रू प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे एक लिख देता हूँ, फॉल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे पहला ट्रू फॉल्स किया, फिर मैंने उसको नया वैल्यू फॉल्स सेट किया, और देखो यहाँ पे फिर से फॉल्स सेट प्रिंट किया उसने। समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं नहीं ना? नहीं। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और, एकदम ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो एकदम बेसिक कंसेप्ट में क्या जाते हैं। यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू 32 है, करेक्ट है। लॉन्ग की वैल्यू 64 है, करेक्ट है। हाँ तो हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग ही यूज़ कर सकते हैं ना, जितना मन करे उतना नंबर डिक्लेयर करो, जितना कम मन करे उतना कम डिक्लेयर करो, मुझे क्या लेना देना। हाँ। मैं तो लॉन्ग से डिक्लेयर कर दूंगा। पॉजिटिव भी देखना नहीं पड़ेगा, हाँ मतलब इंटीजर में जो निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स है हाँ, वो करना होता है, वो भी इसमें नहीं है ना, नहीं, कि इसमें भी सेम है। हाँ, यहाँ पे 10⁻19 तक वो जाता चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा। इसमें मतलब तो हम लोग ये 32 बिट ये क्यों यूज़ करते हैं, इंटीजर लॉन्ग या फ्लोट और डबल में ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। हम तो डायरेक्टली यूज़ कर ले इंटीजर, सॉरी लॉन्ग यूज़ कर ले, इंटीजर की ज़रूरत ही क्या है। इंटीजर से पहले एक और है, दो चीज़ और है, मैं वो भी बता ही देता हूँ, तो तुमको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने में। एक है बाइट, ठीक है, और दूसरा है शॉर्ट। ये 16 बिट है और ये 8 बिट आई थिंक, ठीक है। हाँ तो अभी यहाँ पे इस तरीके से ये भी डेटा टाइप है, इसकी भी वैल्यू है बा, इसकी भी वैल्यू है, सेम वैल्यू है। देखो इक्वल टू 2⁻⁻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 ⁻
यहाँ पे भी है, दिख रहा है। हम्म। तो हमें ज़रूरत क्या है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग ये इन 3 डेटा टाइप की ज़रूरत क्या है? वो तो लॉन्ग में भी जाएगा ना। लॉन्ग में तो हाँ। टेंशन ही नहीं है, आपको जितना मन करे 10 स्टोर करना है 10 स्टोर करो, या 19 डिजिट का करना है 19 डिजिट का करो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या ज़रूरत उसको करने की? उसकी ज़रूरत कब आती है पता है? यहाँ पे आता हम लोग पेंट। उसका इम्पोर्टेंस कब आता है? हमारे सिस्टम में ना 2 चीज़ें होती है, एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। रोम। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पता है क्या होता है? रोम मतलब, रोम क्या होता है फुल फॉर्म? रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी मेमोरी। एक्सेस। रीड ओनली, सॉरी। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट है। 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे, एक रैम होता है एक रोम होता है। अब रोम जो होता है ना, ये हमारा डेटा स्टोरेज के काम आता है। किसके लिए काम आता है?
डेटा स्टोरेज के लिए। डेटा स्टोरेज के लिए। जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है या फ़ोन है, उसके अंदर तुमने कोई फ़ोटो स्टोर किया होगा या कोई ऐप डाउनलोड किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो वो तुम्हारे रोम के अंदर स्टोर होता है। तुमने मोबाइल स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करके ऑन किया, कुछ भी किया, वो कभी डिलीट होता है क्या वहाँ से? नहीं। वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक तुम खुद उसको डिलीट करके रिमूव नहीं करोगे, करेक्ट? हम्म। तो वो क्या करता है, वो स्टोरेज का पार्ट करता है, वो रोम का पार्ट है, करेक्ट? हम्म। लेकिन रैम जो होता है ना, ये तुम्हारे प्रोसेस का पार्ट होता है। प्रोसेस का पार्ट इन द सेंस कि जब तुम कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो, या सपोज करो तुमने कोई इमेज ओपन किया तुम्हारे फ़ोन के ऊपर, ठीक है, फ़ोन के ऊपर तुमने ओपन किया, तुम उस फोटो को देख रहे हो और तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब तुमने दोबारा वो फ़ोन को ऑन किया तो वो पिक्चर तुम्हें सामने दिखती है? नहीं। नहीं दिखती ना। क्यों? क्योंकि वो रैम के ऊपर लोड हुआ होता है। रोम स्टोरेज का काम करता है, लेकिन उसको डिस्प्ले करने का, उसको रेंडर करने का काम कौन करता है? रैम करता है। रैम के ऊपर वो डेटा प्रेजेंट होता है और रैम तुमको डेटा दिखाता है सामने कि हाँ देखो ये इमेज दिख रही है। इसीलिए जब भी मोबाइल स्विच ऑफ होता है, रैम का काम क्या होता है, इसको जैसे कनेक्शन कट हुआ, ये रैम पूरा ना फ्री हो जाता है, मेमोरी। समझा? ये पूरा वो ना Yes. पूरा फ्री हो जाता है। फ्री इन द सेंस वो रैम के अंदर जो भी कुछ होता है ना, वो पूरी मेमोरी को क्लीन कर देता, फॉर्मेट कर देता है। समझा? तो जब वो कंटिन्यू कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, तो रन रैम के ऊपर होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? रोम में। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे रैम में? अब रैम के ऊपर लोड होता है, तो जब भी हम लोग कोई कोड रन करते हैं ना, मतलब तुमने एक इमेज ओपन किया, तो इमेज एक प्रोसेस रन कर रहा है ना बैक साइड पे, उसका वो डेटा ले रहा है, उसकी एक साइज है, वो बाइट्स को रीड कर रहा है। तो वो रीड कहाँ करता है? रैम के ऊपर करता है। रैम के ऊपर ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर वो कहीं ना कहीं वो डेटा को रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए तो तुमने कभी देखा होगा कि ये बोलते हैं कि रैम कम रहा ना तो हमारे सॉफ्टवेयर हैंग होते हैं। सुना ये चीज़? हाँ। ओके, रैम कम रहा तो हमारा सॉफ्टवेयर हैंग होने लगता है, या हमें रैम ज़्यादा चाहिए तो ही हमारा ये सॉफ्टवेयर चलेगा। Yes. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सॉफ्टवेयर रन होता है ना, या इमेज ओपन हुई कोई भी, और ज़्यादातर हाई क्वालिटी पिक्चर्स के लिए या हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स के लिए ना, ये एग्जैक्ट बोलते ही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो प्रोसेस रन होता है ना रैम के ऊपर, रैम में उसने कहीं तो भी स्टोरेज लिया होता है, ठीक है, इसके ऊपर वो स्टोरेज लेता है। तो जितना डेटा उसके ऊपर लोड डाल ये रैम है ना, जितना डेटा वो रेंडर करने के लिए उस मोमेंट पे तुमको प्रेजेंट करता है ना, कि इतना ही डेटा मेरे को सामने रेंडर होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए ना वो रैम के ऊपर उतने बाइट डेटा वो रीड करता है। तुम कोई भी कंप्यूटर खोल के देखोगे ना, उसके टास्क मैनेजर में जाना, वहाँ पे वो बता रहा होता है कि ये सॉफ्टवेयर है ना इतना MB रैम यूज़ कर रहा है, ठीक है। कभी राइट क्लिक करना ऐसे नीचे अपने टास्क मेनू पे, और वहाँ पे टास्क मैनेजर होगा, उस पर क्लिक करना, करके देखना वहाँ पे तुमको ना, अगर तुम्हारे ऊपर जो भी ब्राउज़र ओपन होगा ना, उस ब्राउज़र का भी वो साइज़ बताएगा, ठीक है, कि ये इतना डेटा ले रहा है। तो उसी तरीके से जिस वक्त हम लोग ये इंटीजर डिक्लेयर करते हैं ना, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, तो ये क्या करता है, जैसे ही मैंने इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर किया, इंटीजर आई, ठीक है, इंटीजर आई डिक्लेयर किया ना, तो उसने क्या किया मालूम है? इस रैम के अंदर आया और यहाँ पे ना उसने 32 बिट, ठीक है, 32 बिट का डेटा स्टोर कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया, ठीक है। अब तुम उसके अंदर ना 10 रखो, या तुम है ना ये वाली वैल्यू रख दो, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू रख दो, तुम कोई भी रखोगे ना, वो वैल्यू उसने स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाइड कर चुका है रैम के ऊपर, ठीक है। अब उसने रैम के ऊपर ऑक्यूपाइड कर लिया तुम्हारा स्पेस। अब स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया मतलब तुमने इंटीजर तो डिक्लेयर किया था, इंटीजर से उसने 32 बिट रैम ले लिया। अब वो रैम ले लिया, अब जब तक ये डेटा डिलीट नहीं होगा ना यहाँ पे, मतलब ये तुम्हारा कोड रुकेगा नहीं ना,
तब तक वो 32 बिट का स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखेगा रैम के ऊपर, समझा? हाँ तो इसी तरीके से जिस वक्त हमने लॉन्ग डिक्लेयर किया ना, तो उसने 64 बिट का यहाँ पे स्टोरेज बना लिया समवेयर, ठीक है, 64 बिट का। अब मेरे डेटा के लिए 64 बिट की रिक्वायरमेंट थी, नहीं थी, 32 नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना 32 बिट का ही स्टोर करना था, तो मैंने स्पेस 64 का ऑक्यूपाइड कर लिया, तो वो तो मेरे रैम के ऊपर लोड बढ़ा देगा ना। हाँ उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 10,000 स्टोर करना है, मेरे को मालूम है मेरे अकाउंट की लिमिट है ना सिर्फ 10,000 ही आएगी, 10,000 के ऊपर नहीं आने वाला है। क्या कि मेरे पास जो नंबर है ना 10,000 ही आने वाला, 10,000 के ऊपर नहीं आने वाला। तो उस केस में मैं यहाँ पे शॉर्ट को यूज़ कर लूँगा। शॉर्ट की कितनी है, 6,55,000 है। कितनी, सिर्फ 16 बिट ऑक्यूपाइड कर रहा है वो मेमोरी में। हाँ तो मैं क्यों जाऊँगा इंटीजर का यूज़ करने, समझा रीज़न? यस सर। ये साइज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिट यूज़ करना, बाइट करना है, शॉर्ट करना है, इंटीजर लॉन्ग, ये क्यों यूज़ करना है? क्योंकि उसने मेमोरी में उतनी जगह ऑक्यूपाइड कर लिया। अब उतनी जगह ऑक्यूपाइड किया मतलब मेमोरी में उतना लोड देगा वो, कि भाई अब तू इतना ज़्यादा बोल दिया है, अब वो रैम के ऊपर लोड देगा। अब जितने बार तुम इंटीजर डिक्लेयर करोगे उतना वो बढ़ते चला जाएगा। अब स्मॉल एप्लीकेशन में तो ये इम्पैक्ट नहीं दिखता है हमको, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन ही स्मॉल है, उसमें कैलकुलेशन में बाइट कहाँ ही पता चलने वाला है। हमारा जो रैम होता है वो जीगा बाइट में होता है, करेक्ट? तो वो कहाँ ही पता चलने वाला है। लेकिन जब ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनता है या कुछ बनता है, वेब एप्लीकेशन में कोई हैवी सॉफ्टवेयर्स बन जाते हैं। कभी कभी वेब एप्लीकेशंस देखोगे ना, एक अमेज़ॉन ने लास्ट टाइम किया था 4 या 5 साल पहले, उन्होंने ना पूरा के पूरा रूम ही वेबसाइट पे डिज़ाइन कर दिया था, और तुमको कैरेक्टर मिला था, तुम उधर चल के जा सकते थे। उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बिल्ड कर की थी कोविड में, क्योंकि उनको एग्जीबिशन करना था कोविड में, उन्होंने इस तरीके से उसको किया था, समझा? तो उस केसेस में ना वो सिस्टम पे लोड डालता है, हमारे सर्वर का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। सर्वर का कॉस्ट इंक्रीज हुआ मतलब हमारी जेब से पैसा जाना ज़्यादा चालू हो जाता है, कंपनी की जेब से, समझा? तो इसके लिए ना ये डेटा टाइप्स को ना कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, ये चीज़ों को कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि यहाँ पे जहाँ पे हमको कम करना है, मतलब कम डेटा चाहिए, मान ली मेरे को 255 के ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे बाइट यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे पता है मेरा डेटा इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, मैं वहाँ पे शॉर्ट यूज़ कर लूँगा। आई बात समझ में? यस सर। ये हर एक का डिवाइड होता है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव बनेगा, ठीक है? समझे यहाँ तक? यस सर। तो इसके लिए ना हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। तो ये जब यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड कर दिया, अब उतना डेटा वो रीड करके रहेगा। मतलब तुम्हारा कोड रन हो रहा है, भले से वो वेरिएबल यूज़ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उसने जगह स्पेसिफाई कर लिया तुम्हारे रैम के अंदर। आई बात समझ में? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है बेसिक में? तुमको ये याद रहेगा वेरिएबल्स, ये डेटा टाइप्स का यूज़ क्यों है और उसकी साइज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? यस सर। ओके, अभी देखते हैं हम एक लास्ट चीज़ देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। अभी हम कंटिन्यू पे, इसीलिए ये देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा, यहाँ पे फिर आई लिखा, आई की वैल्यू मैंने दिया 10,000 बराबर। तो मैंने इंटीजर को, ये इंटीजर आई क्यों डिक्लेयर किया, एनी गेस? इंटीजर आई, मैं तो यहाँ डायरेक्टली 10,000 लिख देता ना ऐसे, 10,000। मेरे को तो वो वैल्यू की गरज ही नहीं थी, मतलब आई डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो 10,000 लिख देता, मेरा काम हो जाता। मैंने ये आई डिक्लेयर क्यों किया? वो लैंग्वेज में पहले से मतलब वो मेंशन होगा कि अगर हम इंटीजर यूज करते हैं तो उसके साथ हमें आई यूज करना है, या फिर हम लॉन्ग यूज करते हैं तो नहीं नहीं उसके नहीं साथ नहीं हमें नहीं नहीं, इंटीजर आई मैं यहाँ पे तो राधिका भी लिख सकता हूँ ऐसे, मैं कुछ भी लिख दूँ।
लेकिन मैंने ये हम्म ऐसा ये डिक्लेरेशन ही क्यों किया इंटीजर राधिका, मैं ये 10,000 है ना, मैंने ये लाइन हटा दिया और मैंने यहाँ पे हम्म सिंपल 10,000 लिखा प्रिंट के अंदर, ठीक है, और मैंने हम्म, रन किया तो भी तो वो 10,000 प्रिंट किया, देखो। हाँ मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है वेरिएबल डिक्लेयर करने की? सर, वो सामने हमें समझना चाहिए कि ये इंटीजर के लिए ही यूज किया है। नहीं। नहीं। अह, देखो वो क्यों किया गया है मालूम है क्या? एकदम सिंपल बताता हूँ तुमको। अभी जैसे मैंने बताया कि तुमने जब इंटीजर डिक्लेयर किया ना तो उसने मेमोरी के अंदर एक जगह ऑक्यूपाइड की, बराबर, हम्म। इंटीजर। तो ये 10,000 है ना, ये मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया उसने। हम्म ये 10,000 हुआ और इसके अंदर ना उसने, एक सेकेंड ना, मेरा चार्जिंग होता है इसका, ठीक है, इसके अंदर है ना उसने यहाँ पे ये 10,000 है ना उसने स्टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। हम्म अब मुझे कभी भी चाहिए होगा डेटा, मुझे कभी भी यहाँ पे आगे कहीं डेटा चाहिए होगा, सपोज मेरे को इसमें एडिशन करना है, ठीक है, हम्म मैं जस्ट राधिका कॉल करूँगा, राधिका ने यहाँ से मुझे 10,000 इस जगह से, रैम में से इस जगह से उठाकर लाकर मुझे दे दिया, समझा? समझा क्यों क्यों ये डिक्लेयर किया हमने? क्योंकि हाँ हमको ना वो वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर देना है। अगर हम, मैंने यहाँ पे राधिका डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ 1,000 स्टोर कर दिया, तो इन लाइन ये मेमोरी में स्टोर नहीं होगा डेटा, ठीक है। तो ये डेटा हम्म स्टोर नहीं होगा तो ये कभी आगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये लाइन जैसे ख़त्म हुई, ये ना मेमोरी, ये कोड डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा रैम से। अच्छा। आई बात समझ में? हाँ। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटीजर, ये वेरिएबल इंटीजर। यूज़ करते हैं, सॉरी वेरिएबल हाँ। यूज़ करते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल का डेटा टाइप्स कोई भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब जब भी हम ऐसा डिक्लेयर करते हैं इंटीजर राधिका, बराबर, इसको हम्म हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। और इसके ऊपर जैसी मैंने एक वैल्यू दिया, इसको बोलते हैं वैल्यू असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? वैल्यू असाइनमेंट। ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीजर आई, ये क्या है तुम्हारा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। और अगर इंटीजर, अगर ये आई इक्वल टू 10,000 किया, 1,000 किया, तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है, या वैल्यू असाइनमेंट, हम्म इसको बोलेंगे वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है। और अगर हमें ये दोनों एक ही लाइन में करना है तो हम दोनों एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसे इंटीजर j इक्वल टू 2,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट तुम्हारा एक ही लाइन में हो गया, समझा? हम्म कोई डाउट है? नो सर। हमेशा इसको वेरिएबल को डिक्लेयर क्यों करते हैं? टू ऑक्यूपाई memory in, to रैम। occupy space in memory, मेमोरी। ठीक है, हम्म समझा? और ये क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है? टू स्टोर मेमोरी, टू स्टोर वैल्यू इन मेमोरी। मेमोरी, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये इंटीजर आई डिक्लेयर करते हैं ना, तो आई का एक लोकेशन डिसाइड हो जाता है कोड के अंदर, ओके, कोड के अंदर डिसाइड हो जाता है, और उसके बाद जो है ये कोड रन करता है, अच्छा। समझा? ऑक्यूपाइड कर लेता है, उसके बाद वो वैल्यू स्टोर कर देता है वहाँ पे। और जब भी हम लोग कोड रन करते हैं तो जितने बार भी हम लोग वेरिएबल को कॉल करते हैं, वेरिएबल ना हमको वो वैल्यू मेमोरी में से लाके देते रहता है। आई बात समझ में? यस सर। तो
तो आज के लेक्चर को लेके कोई डाउट है? नहीं सर, इसके नोट्स मिल जाएंगे ना, पर मतलब हाँ, नोट्स दूंगा ना मैं। हाँ ठीक है सर। प्रिया, नहीं सर। ओके, ठीक है। तो आज के लिए ना यहीं पे रैप अप करते हैं हम लोग। कल इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके सर। मैं ये कोड भी को इसमें भेजता हूँ ग्रुप में, और उसके साथ है ना क्या कहते हैं अपना ये, एक्सेल शीट। हाँ एक्सेल शीट भी भेजता हूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी रहेंगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में अपलोड करके भेजता हूँ। ये लगभग 1 GB का डेटा बनेगा, 1 GB या 2 GB का। ठीक है। मेल पे भी दे सकते ना सर आप? मेल पे भी नहीं जाएगा, ये इतना डेटा है। ये मैं कहीं अपलोड करता हूँ गूगल ड्राइव पे या यूट्यूब पे, कहीं तो भी वहाँ से अपलोड करके मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो। ओके चलेगा। ओके, हाँ ठीक है, चलो थैंक बाय। यू। थैंक यू सर। थैंक यू।